नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसका नाम है सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। इस टॉपिक से रिलेटेड आज का वीडियो अंतिम वीडियो होने वाला है, यानी आज इस क्लास के माध्यम से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी इस मॉडर्न हिस्ट्री वाले जो पोर्शन है हिस्ट्री का इसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करना है। आप सभी जानते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीजीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे जीएस की सारी सब्जेक्ट्स डिटेल्ड चैप्टर वाइज तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में उनकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके चेक करें। डिटेल्ड, बहुत ही विस्तृत तरीके से, काफ़ी डिटेल तरीके से फैक्ट और थ्योरी कॉन्सेप्ट सब मैंने वहाँ पर आपको क्लियर करा रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यंग बंगाल आंदोलन, इसके साथ साथ पारसी सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन जैसे कि आपका अलीगढ़ आंदोलन हो गया, अहमदिया आंदोलन हो गया, इन आंदोलनों के विषय में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। सबसे पहला प्रश्न यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित आपसे यही पूछ लिया जाता है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ये आंदोलन किसने चलाया था? तो ये आंदोलन चलाया था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया था। अगर बात करें हेनरी विवियन डेरोजियो की तो ये किस समुदाय से संबंधित थे? ये एक एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, ये एक आंग्ल भारतीय व्यक्ति थे, इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन को चलाया था। यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं, ये समझते हैं कि जो ये आंदोलन इन्होंने चलाया था यंग बंगाल आंदोलन, इसका सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो छात्र वर्ग पर, या हम कह सकते हैं युवा वर्ग पर इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। हेनरी विवियन डेरोजियो ने छात्रों के अंदर कुछ नई भावनाएं जागृत करने की कोशिश की, उनको उन्होंने विवेकपूर्ण ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ साथ समानता की भावना, स्वतंत्रता की भावना, इसके साथ साथ सत्य का आचरण करने के लिए उनको प्रेरणा दी। तो जो यूथ वर्ग था उस समय के समाज का या छात्र वर्ग था वो हेनरी विवियन डेरोजियो के इस यंग बंगाल आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में कि हेनरी विवियन डेरोजियो को मानने वाले लोग या इनके आदर्शों पर चलने वाले लोग, या हम कह सकते हैं इनके अनुयायी, इनके जो फॉलोअर्स होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो के फॉलोअर्स क्या कहलाते थे? ये डेरिजिया के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो के फॉलोअर्स को क्या कहा जाता था? डेरिजिया कहा जाता था। इन डेरिजिया लोगों ने, यानी कि इनके जो फॉलोअर थे, इन सभी ने इनके सिद्धांतों का पालन करते हुए समाज में जिन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था वो कौन सी चीज़ें थी? इन्होंने नारी शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया। ठीक है, नारियों को भी यानी औरतों को भी पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार दिए जाएं, इस बात पर भी इन लोगों ने बड़ा जोर दिया था। इसके साथ साथ उनके अधिकारों से संबंधित मांगों को इन्होंने उठाया था, यानी नारी शिक्षा और उनके अधिकारों की मांग से संबंधित आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। हेनरी विवियन डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति का पिता किसने माना था? यह प्रश्न भी मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे पूछा जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास में हेनरी विवियन डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, एसएन बनर्जी के द्वारा हेनरी विवियन डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक भारत का अग्रदूत और इसके साथ साथ इन्होंने उन्हें अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित मिल जाती है। इसके अलावा इन्होंने, हेनरी विवियन डेरोजियो ने कुछ संगठनों की स्थापना की, कुछ संस्थाओं की स्थापना की, इनसे संबंधित प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इन संस्थाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी इनको समझने में। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, आप चाहें तो इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। याद करने के लिए, जैसे मान लो कि आज आपने ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ी या किसी बुक से पढ़ी,
मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, मैं भी बुक से ही पढ़ाता हूँ, कोई ना कोई बुक लेता हूँ, मैं भी 2-4 बुकों की समरी इकट्ठी करता हूँ, कोई फैक्ट्स ना छूट जाए ये कोशिश करता हूँ। ऐसे ही मैं सारे फैक्ट्स को, सारे जो थ्योरी होती है, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, उसको आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको लिखने की आदत डालें। ये एक स्थायी नॉलेज गेन करने का सबसे बेटर तरीका होता है कि अगर आप लिखना पसंद करते हैं, अगर पसंद नहीं करते हैं तो आप पसंद करना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। चीज़ों को लिखते हैं तो वो एक ज़्यादा लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्टोर रहती हैं, ठीक है। तो ये जो संस्थाएं दे रखी हैं हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा जो बनाई गई थी, जिनकी स्थापना की गई थी, इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सबके नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मान लो इन 4 संस्थाएं आपको दे रखी हैं, इनमें से 3 के नाम इनमें से दे दे, एक संस्था कोई अलग से दे दे, और फिर आपसे पूछ ले कि निम्न में से किस संस्था का गठन हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा नहीं किया गया था, या फिर 3 अन्य संस्थाएं दे दे, एक संस्था इनमें से दे दी और आपसे पूछ लिया निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने स्थापना की थी एकेडमिक एसोसिएशन की, इसके अलावा सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, इस संगठन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। बंगहित सभा और डिबेटिंग क्लब, इन दोनों संस्थाओं की स्थापना भी हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी, ठीक है। इतनी जानकारी आपको यंग बंगाल आंदोलन से मिल जाती है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं पारसी सुधार आंदोलन की तरफ। पारसी सुधार आंदोलन की बात करें तो एक सभा का नाम आपने सुना होगा, रहनुमाई माजदाइन सभा, जिसकी स्थापना 1851 में की गई थी। किसके द्वारा? दादाभाई नौरोजी, नौरोजी फरदोंजी, एस बंगाली और आर.के. कामा, इन 4 व्यक्तियों के सहयोग से रहनुमाई माजदाइन सभा का गठन 1851 में किया गया था। रहनुमाई माजदाइन सभा से संबंधित जो प्रश्न आता है, इसके गठन से संबंधित ज़्यादातर कंडीशन में अगर ये पूछा जाता है कि इस संस्था की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर आप लगाएंगे दादाभाई नौरोजी, ठीक है। मतलब इस सभा की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान जो रहा था वो दादाभाई नौरोजी का था। लेकिन प्रश्न की प्रकृति अगर चेंज करके आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन कौन व्यक्ति रहनुमाई माजदाइन सभा के संस्थापक सदस्य थे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक सदस्य का नाम इसमें से दे दिया गया। मान लो दादाभाई नौरोजी, जनरली सबको पता है कि रहनुमाई माजदाइन सभा की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने की थी, जनरली क्वेश्चन सबको पता है। अगर इसको छोड़ करके कोई क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो इन तीनों नामों में से कोई एक नाम दे दिया गया, मान लो ये दिए गए एस.एम. बंगाली दे दिया गया, ठीक, एस.एस. बंगाली नाम दे दिया गया और 3 नाम जो है अलग से दे दिए गए, और आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रहनुमाई माजदाइन सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको भ्रमित करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। दादाभाई नौरोजी, नौरोजी फरदोंजी, एस.एस. बंगाली और आर.के. कामा, ये चारों सदस्य जो थे, ये चारों व्यक्ति जो थे रहनुमाई माजदाइन सभा के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। लेकिन अगर जनरली सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है या केवल दादाभाई नौरोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप इसी को देखेंगे, क्योंकि रहनुमाई माजदाइन सभा के स्थापना में, इसके संगठन में सबसे जो ज़्यादा योगदान था जिस व्यक्ति का, वो दादाभाई नौरोजी ही थे, ठीक है। तो यहाँ से आप चारों के नाम देख सकते हैं। अब जो पारसी सुधार आंदोलन के फलस्वरूप जो रहनुमाई माजदाइन सभा का गठन हुआ था, इसके उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों को लेकर, किन एम्स को लेकर के ये सभा बनाई गई थी या ये पारसी सुधार आंदोलन चला था। पारसी सुधार आंदोलन की ही बात करें तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? पारसी सुधार आंदोलनों के क्रम में सबसे पहली संस्था रहनुमाई माजदाइन सभा थी, और जैसे ही ये 4 व्यक्तियों के द्वारा इस सभा का गठन किया जाता है 1851 में, यहीं से हम पारसी सुधार आंदोलनों की शुरुआत को मान सकते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि पारसी सुधार आंदोलनों की शुरुआत रहनुमाई माजदाइन सभा के गठन के साथ शुरू होती है। और इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे कि पारसियों की जो सामाजिक कंडीशन थी, ठीक है, उसका क्या करना, पुनरुद्धार करना, उसको दोबारा से अपने मूल रूप में लेके आना। इसके अलावा स्त्रियों की दशा में सुधार करने से संबंधित प्रयास भी इस आंदोलन में किए गए। पर्दा प्रथा की जो समाप्ति थी, ठीक है, इस पर जोर दिया गया। इसके अलावा जो विवाह की आयु होती थी लड़के और लड़कियों की, उसको बढ़ाने पर भी इस सुधार आंदोलन के अंतर्गत जोर दिया गया था। दादाभाई नौरोजी जो कि रहनुमाई माजदाइन सभा के मुख्य प्रणेता थे, इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, रास्त गुफ्तार, ठीक है, रास्त गुफ्तार पत्रिका निकाली थी दादाभाई नौरोजी ने, और ये
इससे संबंधित ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ये जो पत्रिका थी ये किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी। गुजराती भाषा में ये पत्रिका प्रकाशित की जाती थी और इस पत्रिका के माध्यम से ही दादाभाई नौरोजी जो थे समाज के लोगों में या पारसियों में या समाज के अन्य लोगों में अपने जो संदेश होते थे, अपनी जो शिक्षाएं होती थी, अपने जो मैसेजेस होते थे, इन्हीं के द्वारा लोगों तक पहुंचाए जाते थे। ठीक है, तो पारसी सुधार आंदोलनों के क्रम में उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का बड़ा योगदान रहा था। मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में बात करते हैं। जब भी मुस्लिम सुधार आंदोलनों की बात होती है तो सबसे पहले जिस आंदोलन का नाम आता है वो है अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, मुस्लिम सुधार आंदोलनों में सबसे मुख्य आंदोलन जो माना जाता है वो अलीगढ़ आंदोलन माना जाता है। इसके प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन के विषय में पढ़ते हैं। बात करें मुस्लिम सुधार आंदोलनों की या मुस्लिम पुनर्जागरण की, तो पहले जब हिंदू धर्म का जो पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ था उसकी अपेक्षा देखा जाए तो मुस्लिमों में ये जो पुनर्जागरण की भावना थी हिंदुओं की अपेक्षा थोड़ी बाद में उपजी। इसके उपजने का एक मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न ये था कि अंग्रेज़ों के भारत आगमन से पहले या अंग्रेज़ों के भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने से पहले भारत में मुग़लों का राज था, यानी मुस्लिमों का राज था। ये लोग जो ये कम्युनिटी थी ये खुद को भारत के शासकों के वंशज समझते थे या भारत के शासक समझते थे। जब अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के बाद, यानी 1857 की क्रांति जो हुई थी, द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसकी विफलता के बाद में अंग्रेज़ों ने मुसलमान विरोधी नीतियां अपनाना स्टार्ट किया था। तब जाकर के इनको धक्का लगा, इनके आत्मविश्वास को चोट पहुंची। तब ये अंग्रेजी शासन के प्रति जो है खफा हुए और धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों के प्रति इनकी भावनाएं बदलने लगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सर सैयद अहमद और अलीगढ़ आंदोलन के विषय में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो आंदोलन था या सर सैयद अहमद खान थे, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक थे। अंग्रेज़ों को भारत से निकालना तो सभी लोग चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सर सैयद अहमद खान थे ये समझते थे या इनकी यह थिंकिंग थी कि अंग्रेज़ों को भारत निकालने से बेहतर काम कौन सा है? बेहतर काम ये है कि जो मुस्लिम समाज है उसका उद्धार करना, और किसके अंतर्गत रहकर? अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर, ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर मुस्लिमों की शिक्षा पर जोर देना, इन्हें वेस्टर्न जो एजुकेशन है, अंग्रेजी शिक्षा है, उससे जोड़ना और इनके समाज का सुधार करना, इस चीज़ पर ये बिलीव करते थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था 1817 में दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इनका जन्म हुआ और इन्होंने जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया इसका मेन मोटिव क्या था कि अंग्रेजी सरकार, ठीक है, अंग्रेजी सरकार का सहयोग करते हुए या अंग्रेजी सरकार के प्रति सहयोगात्मक पक्ष रखते हुए अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा मुसलमानों की सामाजिक स्थिति को और उनकी शैक्षिक स्थिति को सुधारा जाए। इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने एक अखबार निकाला था, तहजीब उल अखलाक। ठीक है, तहजीब उल अखलाक एक समाचार पत्र सर सैयद अहमद खान के द्वारा निकाला गया था। तहजीब उल अखलाक ये फ़ारसी भाषा का न्यूज़पेपर था, फ़ारसी भाषा में इसको निकाला जाता था। अगर इसका नाम देखें तो तहजीब उल अखलाक, इस शब्द का मतलब है सभ्यता एवं नैतिकता। ठीक है, सभ्यता एवं नैतिकता। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मॉडर्न हिस्ट्री में कि तहजीब उल अखलाक समाचार पत्र किसने निकाला? सर सैयद अहमद खान ने निकाला। इसके साथ साथ किस लैंग्वेज में ये पब्लिश होता था? तो ये फ़ारसी लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था। इसके बाद में सर सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी 1864 में। ठीक है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1864 में कलकत्ता साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये सर सैयद अहमद खान ने की थी। 1869 में ये इंग्लैंड चले जाते हैं और वहीं पर पहली बार इनका जो मिलन होता है या इनका जो जुड़ाव होता है वो वेस्टर्न कल्चर के साथ होता है, यानी पश्चिमी संस्कृति से उनका जुड़ाव होता है जब ये 1869 में इंग्लैंड जाते हैं। और वहीं से इनके दिमाग में ये विचार आता है कि अंग्रेज़ों को भारत से निकालने का तरीका जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि पहले भी ये प्रयास काफ़ी आंदोलनकारियों के द्वारा, काफ़ी लोगों के द्वारा किया जा चुका था। ये समझने लग गए कि इस चीज़ में अपना समय खपाना, इस चीज़ में अपना समय व्यर्थ करना बेकार है। तो इन्होंने क्या किया कि इनके जो विचार जो थे वो इन्होंने ये सोचना प्रारंभ किया कि मुसलमानों को अंग्रेज़ी भक्त बनाया जाए, मतलब अंग्रेज़ों का भक्त बनाकर, यानी इनका समर्थन इनसे करवाया जाए। इसके बाद में इनको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए और अंग्रेजी शिक्षा देने के बाद जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जितनी भी नौकरियां थी, जितनी जॉब्स थी,
उन जॉब्स में इनको अधिकाधिक आरक्षण जो है कैसे भी करके दिलवाया जाए, इस चीज़ पर इन्होंने बाद में काम करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, 1876 में ये स्थायी रूप से अलीगढ़ में बस जाते हैं। ठीक है, इंग्लैंड से लौटने के बाद में 1876 में ये स्थायी रूप से अलीगढ़ में बसे। 1864 में गाजीपुर में इन्होंने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी, क्योंकि ये अंग्रेजी शिक्षा के कैसे थे, पक्षधर थे। ये चाहते थे कि मुसलमानों को भी अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनको ब्रिटिश सरकार में नौकरियां मिल सके, नौकरियों में अधिक से अधिक रिजर्वेशन इनको दिलाया जा सके। AMU का नाम आपने सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में है, 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी थोड़े से पीछे वाली हिस्ट्री पर चलते हैं। सबसे पहले 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। मतलब आज के टाइम में जो AMU है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल हुआ करता था। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके लगभग 3 वर्ष बाद 1878 में ये स्कूल कॉलेज में तब्दील हो गया। मतलब ये स्कूल था, इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप दिया गया और इसको कॉलेज बना दिया गया। फिर काफ़ी समय तक ये कॉलेज के रूप में चलता रहा। 1920 में जाकर के, यानी 1920 में जाकर के यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ। यानी कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है, जैसे यूपी स्पेशल से ही मान लीजिए कि यूपी स्पेशल से कभी कभी हिस्ट्री को कनेक्ट करते हुए एक प्रश्न आता है कि यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो उसमें क्या है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कुछ जगह पर ऐसा देखा गया है कि AMU को जो है, AMU की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 1875 वाले ऑप्शन के साथ मान ली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो 1875 में AMU की स्थापना तो नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे तो ये क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था। और किसी को भी ये नहीं पता था कि ये जो स्कूल है, ठीक है, ये जो स्कूल है जो 1875 में बनाया गया था, कि कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता था कि ये आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाएगा या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में ये बदल जाएगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU की स्थापना 1875 में हुई थी। तो ये फैक्ट को आप यहाँ से समझें। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना हुई, 1878 में ये कॉलेज बना और 1920 में जाकर के यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी किसने की, सर सैयद अहमद खान ने। 1888 में इन्होंने एक एसोसिएशन, एक संगठन की स्थापना की थी, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस संगठन की स्थापना इन्होंने क्यों की थी। 1888 में इन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी। इसके लगभग 3 वर्ष पहले 1885 में, ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1888 में जो है ये एसोसिएशन बना था। तो इस यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना करने के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, कांग्रेस की स्थापना का विरोध करना। ये कांग्रेस की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसी के विरोध के लिए इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किस संस्था की स्थापना के विरोध में की थी, तो वो कौन सी थी, आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अब्दुल लतीफ़ का नाम आता है। अब्दुल लतीफ़ को मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में देखा जाता है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। 1863 में 1863 में इन्होंने भी मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना करी थी कलकत्ता में। ये प्रश्न कई बार आया आपका कि मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, जो चीज़ें आपको पता है, हमको पता है, जो मेजर टॉपिक हैं हिस्ट्री के, जो सबसे फेमस टॉपिक हैं। अब जैसे हम मुस्लिम काय को जैसे माने हम पढ़ रहे हैं धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण के विषय में, तो इसमें से जो मेजर टॉपिक हैं, जैसे आप स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद हो गए, अलीगढ़ आंदोलन हो गया आपका, है ना, सर सैयद अहमद खान, राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, तो ये जो है मेजर टॉपिक हैं। और लगभग एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर बनाता है तो उसकी जो मेंटेलिटी होती है वो ये होती है कि ये मेजर टॉपिक है, लगभग इन सभी चीज़ों के बारे में तो सबको पता होगा, सब जानते हैं, ये कॉमन या बेसिक नॉलेज में आ जाता है। तो हमेशा क्वेश्चंस जो ठीक ठाक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि वो एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि यहाँ से
बच्चे ने याद नहीं करा होगा, यहाँ से किसी ने तैयारी नहीं की होगी, इसको स्किप कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा। तो जो माइनर टॉपिक होते हैं, छोटे वाले टॉपिक होते हैं, वो अक्सर करके एग्जाम में उठा लिए जाते हैं और वहीं से प्रश्न बन जाते हैं। तो अब्दुल लतीफ़ का कोई ज़्यादा हिस्ट्री इसमें नहीं आती है, बुक में पढ़ेंगे आपको अब्दुल लतीफ़ के बारे में ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न बन जाता है। प्रश्न ये बन जाता है कि मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये अब्दुल लतीफ़ ने की थी। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका अगला मुस्लिम सुधार आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन चलाया था 1889 में, 1889 में। मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो थे ये पंजाब से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये पंजाब से बिलोंग करते थे और पंजाब के किस स्थान से बिलोंग करते थे, गुरदासपुर से। पंजाब का एक ज़िला है गुरदासपुर, वहीं से ये संबंधित थे। गुरदासपुर ज़िले के कादियान नामक स्थान पर, गुरदासपुर ज़िला जो कि पंजाब में है, पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कादियान नामक स्थान से ये अहमदिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। किस जगह से प्रारंभ हुआ था, कादियान नामक स्थान से, इसीलिए इस अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न है, आप याद रखेंगे इसको, क्योंकि अहमदिया आंदोलन गुरदासपुर ज़िले के कादियान नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसको कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य आंदोलन का क्या था, इस्लाम के सच्चे स्वरूप की स्थापना करना। ठीक है, जिस टाइम पर इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी, उसकी जो नीतियाँ थीं, उसकी शिक्षाएं थीं, वो कुछ और थीं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, टाइम निकलता जाता है, तो चीज़ों में बदलाव आ जाते हैं। लोग होते हैं जो धर्मगुरु होते हैं, उलेमा होते हैं, या मतलब किसी भी रिलीजन की बात करें, तो धीरे धीरे उसमें वो अपनी सुविधा के अनुसार चेंजेस करते रहते हैं। तो इस आंदोलन को चलाने के पीछे इनका मेन मोटिव जो था वो यही था कि जो इस्लाम का सच्चा फॉर्म है, ट्रू फॉर्म उसकी जो है, सच्चा स्वरूप जो है, उसको वास्तविक रूप में फिर दोबारा से उसकी स्थापना की जाए। इसके लिए अहमदिया आंदोलन चलाया गया था। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया था। इनसे संबंधित प्रश्न और भी कुछ इनसे रिलेटेड कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने खुद को क्या कहा था, पुनर्जागरण का ध्वजधारी। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पुनर्जागरण का ध्वजधारी इनको किसी और ने नहीं कहा था, ये पदवी इनको किसी और ने नहीं दी थी। इन्होंने खुद को अपने आप को कहा था कि मैं पुनर्जागरण का ध्वजधारी हूँ। इसके साथ साथ इन्होंने खुद को मसीहा कहकर भी पुकारा था, मसीह उल मऊद। ठीक है, मसीह उल मऊद यानी मसीहा, खुद को मसीहा कहकर के पुकारा था। आगे चल कर के ये खुद को मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं, पैगंबर, तो इन्होंने खुद को मोहम्मद साहब की तरह खुद को इस्लाम का पैगंबर मानना प्रारंभ कर दिया था। और उसके कुछ समय बाद इन्होंने खुद को ये भी बताया था कि मैं स्वयं कृष्ण का अवतार हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें इनके बारे में यहाँ से हमको पता चल जाती हैं। ठीक है, इन्होंने खुद को कृष्ण का अवतार कहा था, खुद को पैगंबर कहा था, खुद को मसीहा कहा था। इसके अलावा पुनर्जागरण का ध्वजधारी भी इन्होंने खुद को कहा था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देवबंद आंदोलन के बारे में। देवबंद आंदोलन जो था एक पुनरुद्धार आंदोलन था। पुनरुद्धार का मतलब क्या है, फिर दोबारा से उद्धार करना, फिर दोबारा से सुधार करना किसी भी चीज़ में। जिन चीज़ों के बारे में आपको बता रहा था, कोई भी धर्म हो गया, कोई भी कम्युनिटी होगी, कोई समाज हो गया, कोई रीति कस्टम्स जो भी होती हैं, जो पुराने समय से चली आ रही हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, उनमें समाज अपने हिसाब से, समाज के जो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं, धर्म को चलाने वाले जो लोग होते हैं, जो धर्म का ठेका लिए बैठे होते हैं, वो उसमें अपनी सुविधाओं के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। तो जो पुनरुद्धार आंदोलन समय समय पर चलाए जाते रहे हैं, वो इसीलिए चलाए जाते रहे हैं कि जो धर्म का वास्तविक मूल होता है, धर्म का वास्तविक जो स्वरूप होता है, वो बदल जाता है। उसको फिर दोबारा से अपने मूल रूप में लाने के लिए, मूल स्वरूप में लाने के लिए ये आंदोलन चलाए जाते हैं। ठीक है, तो देवबंद आंदोलन भी इसी का एक उदाहरण था। पुनरुद्धार आंदोलन ये था और ये चलाया गया था मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा या मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा। ठीक है, इनमें जो सबसे प्रमुख नाम आते हैं वो है मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। ये दो नाम इसमें जो है प्रमुख हैं, जो कि देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य क्या था देवबंद आंदोलन का, कि मुस्लिमों में जो कुरान की वास्तविक शिक्षाएं हैं, रियलिटी शिक्षाएं जो मूल कुरान में लिखी गई हैं, ठीक है, जो वास्तव में इस्लाम धर्म कहता है, जो अच्छी शिक्षाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार मुस्लिमों में करना। इसके साथ साथ विदेशी जो शासक हैं, विदेशी शासक कौन थे उस समय पर, जिस समय पर यह आंदोलन चलाया गया था, कौन था विदेशी शासक? विदेशी शासक थे उस टाइम पर अंग्रेज ही भारत में उस समय शासन कर रहे थे। तो उनके प्रति विरोध की भावना को अपने हृदय में बनाए रखना, उनके प्रति लड़ाई की भावना को अपने हृदय में बसाए रखना, जिहाद जिसको कहा जाता है,
मुस्लिम कम्युनिटी में। तो जिहाद की भावना को विदेशी शासकों के प्रति बनाए रखने के लिए भी जो है देवबंद आंदोलन चलाया गया। तो ये इसके उद्देश्य थे। इसके साथ साथ आप अभी अलीगढ़ आंदोलन के विषय में पढ़ रहे थे। अलीगढ़ आंदोलन हमने पढ़ा। अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का विरोधी था, ये आप जानते हैं, क्योंकि 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संगठन की स्थापना की थी। किसके विरोध में? कांग्रेस की स्थापना के विरोध में। वो भी मुस्लिम सुधार आंदोलन था। इधर से जो देवबंद आंदोलन है ये भी मुस्लिम सुधार आंदोलन था, लेकिन दोनों में एक फ़र्क था। दोनों में फ़र्क क्या था कि जो अलीगढ़ आंदोलन था वो कांग्रेस की स्थापना का प्रबल विरोधी था, और देवबंद आंदोलन इसने कांग्रेस की स्थापना को खुशी खुशी स्वीकार किया था। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि देवबंद आंदोलन के जो भी समर्थक थे, देवबंद आंदोलन को चलाने वाले जो भी उलेमा धर्मगुरु थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का जोरदार स्वागत किया था या कांग्रेस की स्थापना को समर्थन दिया था। अब जानते हैं मोहम्मद इकबाल के बारे में। मोहम्मद इकबाल के बारे में देखें तो स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो थे ये शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक माने जाते थे। मोहम्मद इकबाल हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक माने जाते थे, लेकिन 1920 में ये यूरोप जाते हैं। ठीक है, यूरोप की यात्रा करते हैं। जब ये यूरोप की यात्रा करते हैं तो तभी इसी दौरान या इसी समयावधि में ये पैन इस्लामिज्म के संपर्क में आते हैं। ठीक है, पैन इस्लामिज्म का मतलब क्या था? कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पैन इस्लामिज्म क्या है। तो पैन इस्लामिज्म को कहते हैं इस्लाम का प्रसार, इस्लाम का प्रचार या प्रसार करना। तो 1920 की यूरोप यात्रा के दौरान मोहम्मद इकबाल पैन इस्लामिज्म के संपर्क में आते हैं, और यहीं से इनकी जो थिंकिंग थी, इनके जो विचार थे पुराने वाले, वो चेंज हो जाते हैं। 1930 में, यानी इसके बाद में जब पैन इस्लामिज्म से जुड़े उसके कुछ समय बाद 1930 में सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत की संकल्पना को जन्म दिया था या द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। ये भी प्रश्न कई बार आता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में बोलने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है, पहले ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। 1920 में यूरोप यात्रा के दौरान इस्लामी प्रचार प्रसार से संबंधित जो गतिविधियाँ थी उनसे जुड़े, इनके विचार परिवर्तित हुए। 1930 में इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की संकल्पना को जन्म दिया। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बंग-ए-दर्रा। ठीक है, बंग-ए-दर्रा नामक इन्होंने किताब लिखी थी, और ये किताब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसी किताब में सबसे पहले एक वर्ड यूज किया गया था, इंकलाब। ठीक है, बंग-ए-दर्रा नामक पुस्तक में सबसे पहले इंकलाब शब्द का यूज किया था मोहम्मद इकबाल ने। अब यहाँ से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक प्रश्न और आता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। अगर इंकलाब जिंदाबाद के नारे की बात आए तो वो भगत सिंह ने दिया था, लेकिन ये इंकलाब वर्ड था, इंकलाब शब्द था, इसकी सबसे पहले इसका प्रयोग मोहम्मद इकबाल की पुस्तक बंग-ए-दर्रा में किया गया था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने, इंकलाब वर्ड की बात आती है तो मोहम्मद इकबाल ने। इसके अलावा मोहम्मद इकबाल ने ही हमारा जो गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये हो गए, आपने देखे बहुत सारे धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार यहाँ पे हमें देखने को मिले। बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। काफ़ी सारे हमने जो सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, फिलोसफर थे, उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, इन्होंने समाज की स्थिति को सुधारने के लिए पुरानी जो कुप्रथाएं थी, रीतियां थी, रूढ़िवादिता वाली जो सोच थी, उसको बदलने के लिए निरंतर इन लोगों के द्वारा प्रयास किए गए। अब इन सभी प्रयासों का, इन सभी आंदोलनों का, इन सभी धर्म सुधार आंदोलनों का या पुनर्जागरण का आगे के समय में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, कौन कौन से चेंजेस इन चीज़ों से आए, किन किन चीज़ों पर रोक लगी, कौन कौन सी जो बेकार की कुप्रथाएं थीं वो बंद हो गई, उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे सती प्रथा हो गई आपकी, ठगी प्रथा है, शिशु वध, नरबलि की प्रथा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित होता है, बाल विवाह, इनसे संबंधित काफ़ी सुधार जो है बाद में हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि इन लोगों ने इन सभी चीज़ों के लिए, जो कि गलत थी, किसी न किसी रूप में गलत थी और वास्तविकता में गलत हैं, तो इन गलत चीज़ों के प्रति इन्होंने विरोध किया, समाज में अपनी आवाज़ उठाई, अपने संदेशों को, अपनी शिक्षाओं को, अपनी जो थिंकिंग थी उनको जन जन तक पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको भी लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक हैं। तो भारत के जो भी समाज सुधारक थे, जिन्होंने पार्टिकुलर किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, उनके सुझावों को, उनकी सलाहों को मानते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग कानून पारित किए और जो भी गलत चीज़ें थी उनको
बंद कर दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस संबंध में, यानी सोशल रिफॉर्म के संबंध में, सामाजिक सुधार के संबंध में, सती प्रथा के बारे में। तो प्रश्न आता है कि सती प्रथा का जो समापन हुआ था किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा को बैन कर दिया गया था 1829 में। और सती प्रथा को जब बैन करा गया था तो सबसे पहले इसको कहाँ पे लागू किया गया था, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सती प्रथा को जब समाप्ति करी गई थी, इसकी बैन किया गया था, इसको सबसे पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की थी। उसके बाद बाकी की जो 2 प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी और आपकी कैलकाटा प्रेसिडेंसी, इन दोनों में भी बंगाल प्रेसिडेंसी में से लागू करने के बाद में लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगर सबसे पहली बात आती है कि सती प्रथा को बैन सबसे पहले कहाँ, ये जो नियम बनाया गया था सती प्रथा से संबंधित, इसको कहाँ पे लागू किया गया था? ये बंगाल प्रेसिडेंसी में। ठीक है, इस सती प्रथा से संबंधित कानून पारित करवाने में सबसे प्रमुख योगदान पुनर्जागरण या धार्मिक सुधार आंदोलनों के संबंध में जिस व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर आता है वो है राजा राममोहन राय। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध बहुत सारे संघर्ष किए और इनका जो है इनको फल भी मिला। बाद में सती प्रथा इनके प्रयासों से बैन कर दी गई। ठगी प्रथा की बात करते हैं तो ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में समाप्त की गई 1830 में। 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों का दमन करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की, कर्नल स्लीमैन की। कर्नल स्लीमैन ने ही 1830 तक ठगों का दमन कर दिया और इसी वजह से कर्नल स्लीमैन को ठगों का दमनकर्ता कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, शिशुवध। शिशुवध की जो परंपरा थी ये भी भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और सबसे ज़्यादा ये शिशुवध वाली संकल्पना थी, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ पे थी? जो राजपूत क्षेत्र थे। ठीक है, वहाँ पर क्या होता था, जैसे ही लड़की का जन्म होता था तो लड़के की चाह में, ठीक है, उसको हत्या कर दी जाती थी। पैदा लेते ही राजपूतों में लड़कियों को मार दिया जाता था। तो ये सबसे ज़्यादा पता, हालांकि बहुत सारे क्षेत्र में ये चीज़ें चल रही थी शिशुवध की परंपरा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसको देखा जाता है वो राजपूत राज्यों में देखा जाता है। आगे चल कर के जॉन शोर के समय में और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 2 बार इस पर जो है इसके संबंधित कानून बनाए गए थे। जॉन शोर के समय में सबसे पहले इसके विरुद्ध आवाज़ उठी थी। 1795 में इसने प्रयास किए थे जॉन शोर ने शिशुवध से रिलेटेड, लेकिन इसको कम्प्लीटली समाप्त नहीं किया जा सका था। फिर आगे चल करके लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1802 में शिशुवध की जो परंपरा थी, कुरीतियाँ थी, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। एक और नरबलि प्रथा हुआ करती थी। ठीक है, ये भी अंधविश्वास थे, रूढ़िवादी सोच थी लोगों की। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या कोई भी अपनी मनोकामना की सिद्धि करने के लिए लोगों की बलि दे दिया करते थे। नरबलि प्रथा का भी प्रचलन था और ज़्यादातर जो ये नरबलि प्रथा प्रचलित थी ये आदिवासी लोगों में, जनजाति लोग होते थे उनमें प्रचलित थी। तो कहीं ना कहीं प्रथा तो गलत ही थी। तो अंग्रेजी सरकार ने इसका संज्ञान लिया, इसका विरोध भी हुआ था, तो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लेते हुए इसको भी बैन कर दिया। और ये बैन हुई थी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में नरबलि प्रथा की समाप्ति हुई थी। हार्डिंग ने इस प्रथा को रोकने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल की, ठीक है, कॉलिन कैंपबेल की नियुक्ति करी थी और 1844-45 के समयावधि के आसपास ये जो है नरबलि प्रथा भारत से पूरी तरह समाप्त हो गई थी। इसके बाद में आता है विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, समाज में विधवाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। ठीक है, उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। समाज में उसको बाहर निकलने की अनुमति कहीं नहीं दी जाती थी। उसकी एजुकेशन, उसका मतलब उस पर बॉन्डिंग लगा दी जाती थी, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। समाज उसको हेय दृष्टि से देखता था। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो समाज सुधारक थे भारत के, बहुत से अच्छे अच्छे जो व्यक्ति थे, उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई कि विधवाओं का भी जीवन का अधिकार है, विधवाओं को भी जीने का अधिकार है, उनका पुनर्विवाह से संबंधित जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है, राजा राममोहन राय एवं इनके अन्य सहयोगियों की सहायता से लॉर्ड डलहौजी के समय में एक एक्ट पारित होता है, विडो रिमेरिज एक्ट। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब जो है लागू हुआ था? तो 26 जुलाई 1856 को यह एक्ट प्रकाश में आता है। और ये किसके प्रयासों से लागू हुआ था? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, इसके साथ साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में
विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे, या विधवा पुनर्विवाह के लिए आवाज़ साउथ इंडिया में किसने उठाई थी, तो वो थे वीरेशलिंगम पुंतलू। ठीक है, वीरेशलिंगम पुंतलू। ये जो सेम जो चीज़ राजा राम मोहन राय ने नॉर्थ इंडिया में करी थी, यहाँ पे बंगाल वगैरह में करी थी, ठीक है, तो वही चीज़ें वीरेशलिंगम पुंतलू ने साउथ इंडिया में करी थी। तो ठीक है, ये फैक्ट भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित वीरो रीमैरिज एसोसिएशन एक संगठन था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह संगठन, इसकी स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा करी गई थी 1850 में। ठीक है, तो ये सुधार जो है इन चीज़ों से संबंधित हुए थे। अब आता है एक बाल विवाह। अंग्रेजी सरकार के द्वारा बाल विवाह से संबंधित मुख्य रूप से 3 एक्ट जो है पारित करे गए थे। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बाल विवाह से संबंधित ब्रिटिश गवर्नमेंट में 3 मुख्य एक्ट पारित किए गए थे। कौन कौन से? सिविल मैरिज एक्ट 1872, या इसको नेटिव मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। नेटिव मैरिज एक्ट भी इसको कहा जाता है। सिविल मैरिज एक्ट को 1872 में ये लागू हुआ था। इसके द्वारा जो विवाह की आयु थी, ठीक है, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स थी और बॉय के लिए 18 ईयर्स थी। ये जो है इसमें प्रावधान किए गए थे। इसके बाद में एक दूसरा एक्ट पारित होता है, सम्मति आयु अधिनियम 1892 में। ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित इसको किया गया था। और इसे पारित करवाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान था वो था मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई के एक समाज सुधारक थे बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से ही सम्मति आयु अधिनियम एक्ट 1892 पारित किया गया था। इसमें एक कमी थी इस एक्ट में। कमी क्या थी? इससे पहला एक्ट आप देखेंगे सिविल मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस एक्ट में सम्मति आयु अधिनियम एक्ट 1892 में क्या किया जाता है कि जो लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम जो एज थी उसको घटा करके 12 कर दिया जाता है। ठीक है, गर्ल्स के लिए इसको 12 साल कर दिया जाता है, लड़कों की आयु वही रहती है 18 वर्ष। तो इसका विरोध भी किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है इसका विरोध किया था। किसका? सम्मति आयु अधिनियम 1892 का। तीसरा जो एक्ट है वो है आपका शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा अधिनियम ये आया था आपका 1929 में, 1929 में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको पारित करवाने में सबसे प्रमुख भूमिका थी डॉक्टर हरविलास शारदा की, जो कि राजस्थान के अजमेर से बिलोंग करते थे। डॉक्टर हरविलास शारदा राजस्थान के अजमेर से बिलोंग करते थे। इसमें क्या होता है, देखो याद रखना इनको बेहद ईजी है। सबसे पहले सिविल मैरिज एक्ट आया था 1872 में, उसमें लड़कियों की आयु 14, लड़कों की 18। उसके बाद में सम्मति आयु अधिनियम आया 1892 में, उसमें लड़कियों की आयु 2 वर्ष कम कर दी गई, 12 कर दी गई, लड़कों की वही रही। तिलक ने इसका विरोध किया। इसके बाद में आता है शारदा अधिनियम 1929 में। इसमें फिर दोबारा से वही प्रावधान कर दिए गए जो कभी पूर्व में लागू किए जाते थे। जैसे जो लड़कियों की आयु थी, न्यूनतम आयु शादी के लिए, उनको फिर दोबारा से बढ़ा करके 12 की जगह कितना कर दिया गया? 14 कर दिया गया। और लड़कों की जो विवाह की न्यूनतम आयु थी उसको 18 कर दिया गया। तो ये 3 एक्ट थे। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। हम सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के विषय में पढ़ रहे थे। आज ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ में, थ्योरी के साथ में, जितने भी फैक्ट यहाँ से आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे, सभी को मैंने यहाँ पे आपके सामने लाने का प्रयास किया है। जुड़े रहें, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है हम मॉडर्न इंडिया को समाप्त कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही ये सब्जेक्ट जो है आपका, जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये बहुत जल्दी मैं यहाँ से फिनिश कर दूँगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्या? वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी रोचक विषय है। मैप्स की सहायता से जो भी संसाधन मैं जुटा पाऊँगा, उन सभी संसाधनों की सहायता से बेहतर तरीके से मैं आपको इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।